हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारा पार्ट 2 पहले चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। हमने 3 एग्जांपल देखे थे, फिर हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी कि कौन से केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं और कौन से नहीं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली थी कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमने वो भी 5 देख ली थी। मगर हमने लिखा हुआ यहाँ पर नहीं देखा था कि लिखते कैसे हैं। तो आज हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिखा हुआ देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेंशन कर दिया इस वाले पार्ट के अंदर क्या क्या है। तो रिएक्शन, सबसे पहले एक रिएक्शन हमें इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। Zinc metal reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. ओके, ये तो लैंग्वेज में। अब हमें इसे वर्ड इक्वेशन के अंदर चेंज करना। अब आप कहोगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर इस वाले हिस्से के अंदर मैंने लिखी हुई है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन ऐसे होते हैं जैसे कि हमने वर्ड लिख दिया, फिर प्लस लगा के दूसरा वर्ड यानी दूसरे सब्सटेंस का नाम लिख दिया, फिर यहाँ पर एरो लगाया, उसके बाद दूसरा वर्ड में लिख दिया दूसरे सब्सटेंस का नाम, फिर उसके बाद प्लस लगा के दूसरे सब्सटेंस का नाम वर्ड्स के अंदर लिख दिया। अब हमारे पास लैंग्वेज तो इस तरीके से आई है। अब हम इसे कन्वर्ट करना देख लेते हैं कैसे करेंगे। जिंक मेटल, जिंक मेटल की फॉर्म में होता है नॉर्मली, तो इसलिए हम सबको अंडरस्टूड है कि जिंक मेटल होता है, इसलिए हमने इसे जिंक को जिंक ही लिख दिया यहाँ पर वर्ड इक्वेशन के अंदर। अब रिएक्ट्स विद यानी रिएक्ट कर रहा है इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद हम एक एरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर है टू फॉर्म, टू फॉर्म जहां पर भी आएगा उस जगह एरो लगने वाला है। अब इसके बाद जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्म में होता है यानी H2 की फॉर्म में, ये याद रखना है। O2, I2, Br2, Cl2, N2। ओके, ये सब गैस की फॉर्म में होते हैं। ये डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में कभी नहीं रहते, ये हमेशा दो एटम साथ में जुड़े रहते। ओके, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पर टू फॉर्म जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट हमने ऐसे लिख दिया एंड हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बना रहे हो, हाइड्रोजन गैस। ओके, इतना हमने पता कर लिया वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। ये केमिकल रिएक्शन हमने इस तरीके से वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ध्यान से सुनना, केमिकल इक्वेशन ये थी वर्ड इक्वेशन, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर केमिकल है यहाँ पर वर्ड, मगर मीनिंग चेंज हो जाता है। केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या है इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसे चेंज करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो डेफिनेशन अगर हम पढ़े केमिकल इक्वेशन की, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances used in it। तो ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का एक केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन है, इसे रिप्रेजेंट करना है हमें सिंबल्स की और फॉर्मूले की फॉर्म में। सिंबल्स क्या होता है, जैसे कि यहां पर लिख दूं हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He, कार्बन का C होता है, इस तरीके से लिखा जाता है नॉर्मली। तो सिंबल आपको पता चल गया। फॉर्मूला जैसे कि जिंक सल्फेट है ZnSO4। ओके, ये पूरा आ गया समझ में। तो फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में लिखे अगर हम, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं नॉर्मली, बहुत इजी है। तो अब इस वाले को चेंज करने की कोशिश करता है। हमें डेफिनेशन पता चल गई है कि बस सिंबल्स एंड फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को लिख देते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जिंक, जिंक का अगर हम बात करें
सिंपल की तो ये होता है Zn। अब आपको पहले वर्ड इक्वेशन बनानी है लैंग्वेज से, फिर इससे और इजी हो जाएगा। वर्ड इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे सेम, बस इसे सिंबल्स एंड फॉर्मूला में चेंज करना है इन वर्ड्स को। तो अब इसके बाद हमारा बनेगा SO4 और साथ ही साथ हमारी लिख लेगी H2 गैस। ये हमारी केमिकल इक्वेशन तैयार हो गई। बस इतना इजी टॉपिक था जो कि हमने यहाँ पर कवर कर दिया। हमें रिएक्शन पता चल गया लैंग्वेज से कैसे वर्ड इक्वेशन में चेंज करना है। अब वर्ड इक्वेशन से हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के अंदर फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी, सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में हमें लिखना है बस केमिकल रिएक्शन को, और हमारी केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाती है। तो हमने यहाँ पर इसे चेंज करके देखा है, यहाँ तक ये इजी था। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन में दो तरीके की होती है, जो कि एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, एक नहीं करती है। तो वो दो होती हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यानी स्केलेटल वाली। तो अभी उसे देखते हैं इसके बाद। ओके, तो गाइस हमने केमिकल इक्वेशन तो पढ़ लिया है कि होता क्या है, बनाना देख लिया है कि कैसे बनता है, वर्ड इक्वेशन से कैसे केमिकल इक्वेशन के अंदर चेंज करा जाता है। मगर केमिकल इक्वेशन भी अब दो तरीके की होती है, पहली बैलेंस्ड, दूसरी अनबैलेंस्ड। अब ये दो तरीके की होती हैं, मगर इनमें से एग्जिस्ट खाली एक ही तरीके की करती है रियल लाइफ में। अब पहले इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसकी पढ़ लेते हैं, जो कि हमें बोर्ड में पेपर्स के अंदर मदद करेगा नंबर गेन करने में। तो इसकी डेफिनेशन होती है बैलेंस्ड इक्वेशन की, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। अभी समझाने वाला हूँ नीचे कैसे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के। अनबैलेंस्ड की बात करें, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक आध का ऊपर नीचे हो गया एटम, या ज्यादा ऊपर नीचे हो गए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एटम इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इतना चेंज है अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड वाले के अंदर। अब अनबैलेंस्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड वाले का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ली H2 प्लस O2, तो अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, फिर हमारे पास बनेगा H2O। मगर यहाँ पर 2 आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा। नाउ अब ये बैलेंस है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। H का चेक करें 4 है, इधर भी 4 है भाई, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसके बराबर है। ऑक्सीजन की चेक करें, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 1, यानी यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन के भी भाई इक्वल है। अब बात तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि बैलेंस वाली के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड वाली। सेम एग्जांपल लिखते हैं। मैंने ये केमिकल इक्वेशन लिख दी है, मगर अगर हम इसे चेक करें तो यहाँ पर H 2 है, यहाँ पर 2 है, चलो ये तो भाई ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो कुछ दिक्कत आ रही है। अब बात कुछ ऐसी है, अनबैलेंस्ड वाली रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें सारे रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना होता है, यही मेन बात।
ओके, तो बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है भाई? बैलेंस करना ही क्यों है? इसे ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है? बैलेंस इसलिए करा जाता है क्योंकि हमारे पास होता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब केमिकल रिएक्शन के ऊपर हर एक चीज में लागू होगा लॉ। तो यानी मास भी नहीं क्रिएट करा जा सकता, मैटर भी क्रिएट नहीं करा जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता। तो एक चीज बताओ, एक हाइड्रोजन का अगर एक एटम ले हम, एक, यहाँ पर हमने एक एटम ले लिया हाइड्रोजन का, तो इसका मास कुछ होगा, एक तरीके का इसका मास मास होगा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इसका मान लो मास है। अब 1 ग्राम इसका जो मास है, ये हमें पता है 1 ग्राम है सपोज। अब हम इसे अगर 2 लेंगे तो 2 ग्राम हो जाएगा, 3 लेंगे 3 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसी बात करूं कि 2 हाइड्रोजन के हमारे पास एटम है एक साइड, और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन के हमारे पास हैं 4 एटम, तो क्या ये इक्वल हो सकता है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का मास अगर 1 ग्राम है तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हो जाएगा, और 4 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4 ग्राम। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि नहीं, इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर हमारे पास अनबैलेंस्ड वाली के अंदर देखते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, ये तो इक्वल हो जाता है। मगर एक ऑक्सीजन के एटम का मास क्या 2 ऑक्सीजन के एटम के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये बैलेंस नहीं है, और हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी वजह से हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। अब चलो, ये तो भाई किताबों की बात हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है। क्या रियल लाइफ में ऐसी रिएक्शन होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम H2 को और O2 को ऐड करते हैं बिना किसी सही प्रोपोर्शन के, तो उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ वाटर वाटर बनेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही हर जगह पर यूज करनी होती है, यही मेन है। बस ये बताने के लिए अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ओके, रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर हो। ये तो भाई हमें पता चल गया कि इक्वल नंबर ऑफ होते हैं या नहीं होते हैं एटम्स के, यहाँ पर नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं। मगर ये जो मैंने 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, ये लगाया क्यों है, किस प्रोसेस से लगाया है, और क्यों ही लगाया गया है यहाँ पर ये, और इसे कैसे लगाते हैं, चलिए अब इसे सीखते हैं हम। तो इसे अभी जल्दी से सीखेंगे हम बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन वाले पोर्शन के अंदर। तो गाइस, अब हमने बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ लिया है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ लिया है, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया है, वर्ड इक्वेशन पढ़ लिया है। अब मेन टॉपिक, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। भाई इसके अंदर बच्चे अटक जाते हैं कई बार, तो ये वाला वैसे तो बहुत ही इजी है, तो इसके लिए हम कुछ रूल्स कुछ ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, जिससे कि अच्छे से हमें इन्हें करने में बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहली बात, जो क्लास 10th है उसके अंदर एक मेथड जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, उस वाले मेथड से हम इन सबको बैलेंस करने वाले हैं। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल, ये वाला हमारा मेथड है। ओके, तो अब हमें पता चल गया मेथड का नाम क्या है। अब दूसरी बात, इन्हें बैलेंस हम एक एक करके करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर हम करते हैं ऑक्सीजन को, फिर एट लास्ट हम करते हैं हाइड्रोजन को। ये कुछ ट्रिक्स हैं,
सबसे पहले हम मेटल को करने वाले हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इससे हमारा इजी इजी होता चला जाएगा। अब इसके अलावा एक और बात, ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, जैसे कि हमारे पास है SO4, यहाँ पे SO4। अब SO4 है, ये एक आयन है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो हम इसे पूरा पूरा एक ही बार में करते रहेंगे, एक एक बार में इसे पूरा पूरा हम करते रहेंगे, इसे बैलेंस। ओके, जैसे कि SO4 लिखा हुआ है तो SO4 पहले बैलेंस करते रहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, NO3 लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है, तो इसे भी हम बैलेंस कर सकते हैं इकट्ठा इकट्ठा, ना कि N को अलग O को अलग, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे और इजी हो जाता है। तो इतना हमारा हो चुका है, अब जल्दी से इन्हें शुरू करते हैं करना। ये पहले कुछ इजी वाली लिखी हुई है, फिर इसके बाद हार्ड वाली भी करेंगे, तो टोटल हम बहुत सारी अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें एक एक करके करना है। तो सबसे पहले मेटल करते हैं, Mg, एक, यहाँ पर कितना है, एक, यहाँ पर एक, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, ये वाले रिएक्टेंट्स, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट छोटा सा। तो हमें इतना पता चल गया है। सबसे पहले हमने मेटल का, ओके भाई, Mg इक्वल है। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल O भी है, ऑक्सीजन मतलब O2, मगर यहाँ पर नॉन मेटल की जगह हम इसे ऑक्सीजन अलग से काउंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भी अलग से काउंट कर रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ पर कितने, 1, तो यहाँ पर कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। एक हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि हम कभी भी किसी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर MgO है, ऐसा नहीं हमने यहाँ पर 2 कर दिया कि लो भाई इक्वल हो गया O2, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। अगर हम फॉर्मूला बदल देंगे तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ही बदल जाएगी, कि क्या पता ये फॉर्मूला बनता ही ना हो जो हमने ऐसे करके लिख दिया है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। सबसे पहले बनाओ एक डिब्बा, चारों तरफ अपने कंपाउंड के, सबके साथ ऐसा ही कर दो, बन चुका है। अब याद रखो कि इस डिब्बे के अंदर जो है उसे बिल्कुल भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। Mg एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर एक है, ठीक है भाई, एक है। अब हम इसे 2 कैसे बना सकते हैं, 2 कैसे बना सकते हैं, 1 into 2, 2 बन जाएगा, ओके भाई। अब हम इसे, ये अलग है Mg, ऑक्सीजन अलग है, इसी कंपाउंड के अंदर, मतलब 2 एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो देख सकते हैं 2 into Mg करेंगे, एक Mg है, 2 into 1 यानी इसके 2 मोलिकुल हो गए, 2 into 1 ऑक्सीजन का 1 मोलिकुल था, अब यहाँ पर भी 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास पहले से 2 है, यहाँ पर 2 हुए, ओके, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। मगर जब हम बैलेंस कर देते हैं, फिर हमें शुरू से चेक करना है कि भाई शुरू वाला जो हमने पहले बैलेंस करा था वो बैलेंस है या नहीं, या वो खराब हो गया। Mg यहाँ पर 1 है, मगर भाई 2 Mg आ गए यहाँ पर, तो कोई नहीं, यहाँ पर भी हमने 2 कर दिए। Mg सही, 2 Mg है यहाँ पर भी, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ओके। ये वाली हमारी हो गई है बैलेंस। अब अगली वाली पे बढ़ते हैं। होपफुली ये समझ आया होगा आपको, वरना अगली वाली देख लेते हैं, अगली वाली भी इसी तरीके से होगी। सर से पहले जाओ, चाहे पेंसिल से बना लो इसे, पेंसिल से ज्यादा सही रहेगा, पेंसिल से बनाओ, करने के बाद बैलेंस मिटा लो। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले नंबर जो लिखोगे ये भी पेंसिल से लिखना, जब पूरी बैलेंस हो जाएगी उसके बाद हम पेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार नंबर मिटाने पड़ सकते हैं, वो भी देखेंगे आगे कि मिटाने पड़ सकते हैं नहीं मिटाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर
एंड सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेटल। मेटल नहीं है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हमने अलग से काउंट कर रखा है, ऑक्सीजन को भी अलग से काउंट कर रखा है। तो हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन। यहाँ पर एन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है भाई, 2 मॉलिक्यूल ले लिया हमने NH3 के। अब दोबारा से चेक कर देते हैं एक बार। N2 है, N2 है, मगर अब हम हाइड्रोजन देखने वाले हैं। हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं, यहाँ पर 2 इंटू 3 यानी 6 है। 6 है इधर प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर बस 2 है। तो अगर हमें 2 से 6 बनाने तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो हमारा यहाँ पर 3H2 यानी 6 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। 2 नाइट्रोजन इधर है, यहीं पर भी 2 नाइट्रोजन है, यानी ये भी बैलेंस हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली ध्यान से देखनी है आपको, पहले ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है। इस पे भी डिब्बे बना लो। अब वीडियो पॉज करो और पहले इसे खुद करने की एक बार ट्राई करो। एक ट्विस्ट है इसमें, शायद कर लिया होगा, शायद ऐसे करना नहीं होगा, इसने पता है मुझे। देखते हैं यहाँ पर Ca अलग है, ये C अलग है, ये अलग है। एक ही कंपाउंड के अंदर मतलब 3 है, यहाँ पर 3 तरीके के एलिमेंट हैं। यहाँ पर ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ऊपर वाले में वैसे था। ऐसे अंडरलाइन थोड़ा थोड़ा सा कर दो तो आपको पता रहेगा कि कितने अलग अलग एलिमेंट है, कितने टाइप के। तो कैल्शियम देखते हैं। सबसे पहले मेटल है, कैल्शियम देखा, इधर 1, इधर 1। ओके भाई, ये तो खुश है। अब कार्बन देख लेते हैं, इधर 1, इधर भी 1। ओके भाई, ये भी हैप्पी है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर 3, इधर कितने हैं? 1 तो ये रहा छोटा सा, 1 मतलब वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ये टोटल मिला के 3, यहाँ पर 3। ये तो पहले से ही बैलेंस है। ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ जाता है जहां पर पहले से बैलेंस रहती है, मगर दिमाग कंफ्यूज होता रहता है कि यार इसमें करना क्या है, जब ये पहले से ही बैलेंस है। आपको एज इट इज बिल्कुल सेम इसी को नीचे लिख के आ जाना है कि हाँ भाई बैलेंस है, और साथ में एक लाइन और लिख देना कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आपके नंबर पूरे हो जाते हैं। तो अब इतना होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़े से हार्ड की तरफ। तो गाइस हमने इजी वाली तो कर ली है, अभी ये वाली 3 करते हैं। इनमें से आपको कुछ लंबी लंबी दिख रही होगी बहुत, इतनी लंबी 2 मीटर की रिएक्शन है। कोई नहीं, अगर मजा आने वाला है ना करने में। जितनी लंबी दिखती है उतनी ही आसान है, क्योंकि इसमें बस आपको एक चीज का पता है, हमारा माइंड ना कैलकुलेटर से भी तेज काम कर सकता है। तो बस अपने माइंड को काम करवाना है, आप 1-2 सेकंड के अंदर पूरी सही हो सकती है। बस इसे समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरी रिएक्शन बैलेंस वाली याद करने के लिए बैठोगे तो 100, 200, 300 कितने भी रिएक्शन आ सकती है बोर्ड के पेपर में। उसे हमें याद नहीं करना है, बैलेंस करने वाली रिएक्शंस को। वो अलग रिएक्शन है जो याद करनी है, इन्हें खाली समझना है कि कैसे बैलेंस करा जाता है। फिर से स्टार्ट कर देते हैं तेजी से, पूरी स्पीड के साथ। फ्लैश की स्पीड है, देखते हैं। सी यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये ओके। बांट लिया इन्हें, कितने एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं भाई। अब यहाँ पर मेटल नहीं है, नॉन मेटल हाँ भाई, एक नॉन मेटल दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग लिया है, इसी वजह से सी। सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे, कितना है? 1 कोई नहीं, ये तो सही है। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पर भी 1, ये भी ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 3, 1, 4। यहाँ पर कुछ दिक्कत है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है। 2 को हमें 4 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? सोचिए, 2 से।
2s2 यानी 4 हाइड्रोजन के एटम, हमारी ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। पर एक टिक मार देते हैं प्यारा सा। अब नेक्स्ट, जो कि दिखने में इतनी लंबी रिएक्शन है, क्या ये इतनी टफ है? शायद नहीं। ओके, हमने डिब्बे बना लिए, डिब्बे के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं। मैंने NO3 बताया था यहाँ पे, मगर वो उस केस में जहाँ पर NO3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मान लो NO3 होता, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर NO3 बदल के किसी और के पास चला जाता, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हो सकता था। अब यहाँ पर NO2 बन गया है NO3 से, तो इसके अंदर ये वाला नहीं होगा कुछ भी। तो अब इसे भी बांट लेते हैं तेजी से। पढ़ चुका है ये पूरा का पूरा। तो अभी Pb कितना है? 1। यहाँ पर Pb कितना है? 1, क्योंकि ये मेटल है, सबसे पहले इसे देखा था। ये तो खुश है, Pb तो खुश है। अब नॉन मेटल देखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के। हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन 1 और यहाँ पर 2, यानी इसका पूरा ब्रैकेट 2 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अलग कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हो, ब्रैकेट के बाहर, और जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट के बाहर आप ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, पेपर के अंदर नहीं, समझने के लिए। यानी यहाँ पर 2n हो जाएंगे जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। इतना आगे आपको समझ में? इस तरीके से इस 2 का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 नाइट्रोजन के एटम हो जाते हैं, 9 ऑक्सीजन के एटम हो जाते हैं। ओके, इतना आगे क्लियर है? अब यहाँ पर कितने हैं नाइट्रोजन के? 2 हैं एटम्स, और यहाँ पर कितना है? 1। तो भाई इसको भी हैप्पी। 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ओके, अब हमारी यहाँ पर नाइट्रोजन की भी जिद पूरी हो चुकी है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, Pb इक्वल है, नाइट्रोजन हमने इक्वल कर दिया है। ओके, तो अब नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है 6, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1, 2 2 जा 4, 4 और 1, 4 और 1 5, यहाँ पर 2। अब 5 और 2 अगर हम ऐड कर दें तो 7 हो जाती है, मगर यहाँ पर तो 6 है, तो भाई हमें कहीं और पर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो हमें कर देते हैं, ऐसा करते हैं, हमें 6 बनानी है, तो नहीं, उधर से तो हम घटा नहीं सकते। अब इधर तो 7 है, तो अब इन्हें कम कैसे करें? अगर हमें बैलेंस करनी है तो कम तो कर नहीं सकते। चलो भाई इन्हें दोगुना कर देते हैं, क्योंकि हम घटाएंगे थोड़ी ना, वहां 7 है तो इसमें से घटाएंगे थोड़ी ना। यहाँ पर कम है तो इसे बढ़ा सकते हैं, अब उसे घटाएंगे तो फिर तो अनबैलेंस्ड ही रह जाएगी। तो हमने इसे दोगुना कर दिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इस पूरे के। ठीक है, तो अब हमारे पास Pb, सोरो से चेक कर लेते हैं, Pb कितने हो गए? 2। लो भाई, यहाँ पर भी 2 Pb हो गए। ध्यान से समझना, ये वाली रिएक्शन थोड़ी लंबी है और टाइम लगेगा इसे करने में, ध्यान से बिल्कुल। यहाँ पर 2 Pb है, यहाँ पर 2 Pb हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखा था, 2n के एटम पहले से थे, मगर अब हमने इस पूरे के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो अब ये और दुगना हो जाएगा। तो अब इसे इतना कर लो, क्योंकि यहाँ पर बाहर लिखा है इसके बाद का है, 2 × 2 4, तो 4 से देखो 4n है, यानी 4 नाइट्रोजन के एटम है इस साइड। यहाँ पर कितने? 2 हैं, तो भाई 2 तो हमें चाहिए नहीं, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग होगी। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 4, ओके, 2 2 जा 4, 4n, यानी 4 नाइट्रोजन के एटम इस तरफ हैं, इस तरफ भी हमने 4 कर दिए हैं। अब शुरू से एक बार चेक करते हैं, Pb इक्वल है, नाइट्रोजन इसके बाद करना था, नाइट्रोजन भी इक्वल है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 जा 6,
6 टू जा 12। 12 है हमारे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम, तो अब हमें प्रोडक्ट में भी 12 ही करना है। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2, टोटल मिलाएंगे 2 प्लस 10 8 प्लस 2 इक्वल टू 12। 12 ऑक्सीजन के हमारे पास आइटम हो गए प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में पी भी इक्वल हो गया है, नाइट्रोजन इक्वल हो गया है, ऑक्सीजन इक्वल हो गया है, तो यस ये भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। थोड़ा दिमाग लगा के इसलिए मैंने कहा था पेंसिल से लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कट करके हमें फॉल लिखना पड़ा। ऐसे ही अब लास्ट, मगर ये कम नहीं है रिएक्शन, ये भी हार्ड हो सकती है, ध्यान से देखना है इसे। वैसे तो ये याद है मगर फिर भी देखते हैं। अगर नॉर्मल किसी को याद नहीं है फिर वो करेगा कैसे करेगा। सबसे पहले हम सी कार्बन के एटम को करेंगे, क्योंकि मेटल यहाँ पर है नहीं, नॉन मेटल ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर टोटल 3 है, यहाँ पर 6 हैं, तो हमें उन्हें दुगना करना है। तो अब नॉर्मल दिमाग से हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें पता नहीं है कि कैसे होगा। पहले डिब्बा नहीं बनाया, डिब्बा बनाते हैं। ओके, डिब्बा बन चुका है। अब नॉर्मल दिमाग से हम 4 कर देंगे। यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 6 हैं, तो 2 और 4 6, और यहाँ पर भी 6, तो हम सोचेंगे वाह भाई हो गया बैलेंस से। तो अब ऑक्सीजन की बारी, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, यहाँ पर 9 ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पर 6 हैं। अब हम सोचेंगे इसमें एक और लगा देते हैं, नहीं अब पहले हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। H12 है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 6 हैं, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 12 है, तो हमें जस्ट डबल चाहिए। तो क्यों ना वहां से हटाएं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। पहले यहाँ पर 2 लगाया, अब हाइड्रोजन देख ले एक बार, हाँ भाई हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बन ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर हमने 4 लगा दिया था। अब हमने 4 तो यहाँ पर लगा दिया था, मगर जब हमने यहाँ पर 2 लगाया हाइड्रोजन का देख के, यानी हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 1 है, 1 को हम 2 बनाएंगे क्योंकि हमें टोटल 6 चाहिए, 4 पहले से हैं। अब हमारे पास इस साइड यहाँ पर 1 है, इसे हमें 2 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 4 6 कार्बन के एटम्स रिएक्टेंट्स में है और 6 ही प्रोडक्ट के अंदर है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। अब हाइड्रोजन H12 है, यहाँ पर भी H12 ही है। 5 2 जा 10, 1 2 जा 2 और 10 और 2 12, तो हमारी ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। इस वाले के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था एंड के अंदर, तो इसे ध्यान से आपको रिपीट करके एक बार वीडियो को चेक करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।